तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। जो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो इसको। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। ठीक है। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you। 3 times as old as you। ठीक है। Isn't this interesting? हाँ भाई इंटरेस्टिंग तो है। Represent this situation algebraically। ठीक है। हमें represent this situation algebraic का मतलब क्या है? मतलब हमें इसको algebraically represent करना पड़ेगा, मतलब इसको linear equation in 2 variables में इसको हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी को बोलता है कि मैं तुम्हारी एज से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है। 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था और अभी के 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। तो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट। ठीक है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम पास्ट फ्यूचर कहीं जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि लेट आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स बोल दो। ठीक है। एंड हिज डॉटर एज बी वाई ईयर्स। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जो अभी प्रेजेंट में आफ्ताब की एज मान लो एक्स ईयर्स है और उसकी डॉटर की जो एज है वो वाई ईयर्स है। अब एक्स वाई तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो उसने बोला 7 साल पहले, यानी कि अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 7 साल पहले जा रहे हैं हम। ठीक है। तो बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है। तो 7 years पहले, 7 years, 7 लिख दिया मैंने, क्या लिख गया, 7 years बैक, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज कितनी होगी। अगर मैं तुमसे बोलूँ अभी मैं मान लो 20 साल का हूँ या 22 साल का हूँ, चलो 20 साल का हूँ मैं, तो 7 साल पहले मैं कितने साल का होऊंगा, तो मैं क्या 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 कहूँगा, 20 - 7 तो 14 साल, 13 साल है ना। अभी मैं 20 का हूँ तो 7 साल पहले मैं 13 का हो गया। ठीक है। तो 20 - 7 years किया मैंने, है ना। तो अभी आफ्ताब कितने साल का है, वो है एक्स साल का। तो 7 साल पहले कितने साल का हो जाएगा, x - 7 years का। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। और उसकी बेटी, तो उसकी बेटी की जो एज हो जाएगी 7 साल पहले, वो क्या होगी, वो होगी वही, अभी उसकी बेटी की एज कितनी है, वाई ईयर्स। ठीक है। 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y - 7 years। इतनी बात भेजने में घुसी। ठीक है। अभी तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई हमें। ठीक है। आराम से किया हमने। अब बोला है कि मैं तुमसे 7 साल पहले जो है, 7 साल पहले मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा था, 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि देखो मेरी एज है, मान लो मेरी एज 7 साल पहले है 12 साल। ठीक है। मैं 12 साल का हूँ और तुम्हारी एज जो है वो 3 साल की है ना। तुम 3 साल के हो, मैं 12 साल का हूँ। तो मैं तुमसे कहूँगा, देखो यहाँ पे मैं बोलो मैं 12 साल का हूँ। ठीक है। और तुम 3 साल के हो, 3 years के हो। तो अभी, तो 7 साल पहले तुम मुझसे 4 गुना छोटे हो। क्यों, क्योंकि मैं तुमसे 4 गुना बड़ा हूँ। 4 गुना मतलब 3 × 4 कितना होता है, 12, है ना। तो मैं तुमसे 4 गुना बड़ा हूँ, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। तो अगर तुमको मेरे बराबर होना है तो तुम्हें भी 4 गुना बड़ा होना पड़ेगा। मतलब मैं तो 12 साल का हूँ, मैं 12 साल का हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरे बराबर का होना है तो तुम्हें 4 गुना बड़ा होना पड़ेगा, मतलब 3 × 4, है ना। तभी तो 12 = 12 होगा, तभी तो 12 = 12 होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है। तो वो ये कि आफ्ताब कह रहा है मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है। आफ्ताब 7 साल पहले अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। तो अगर उसकी बेटी को उसके बराबर का होना है ना, तो 7 गुना बड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 = 7y - 49। समझ आइए, मैंने ब्रैकेट खोल दिया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब वो ये x
-7y। ठीक है, ये जो 7y है मैं इस साइड लेके गया। ठीक है, ठीक है, और ये -49 है वो मैं इस साइड लेके आया, तो -49 इस साइड आएगा तो +49 का हो जाएगा। तो +49 -7 वो कितना होगा, वो हमारा +42। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +42। ये होगी हमारी एक इक्वेशन। इतनी बात अभी तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, बढ़िया है। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार इसको दोबारा से देखो, ठीक है, तब तुम्हें शायद और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, 7 साल पहले की। अब बोल रहा है कि 3 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, अब 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 इयर्स, 3 इयर्स अगो, बैक नहीं बोलते यहाँ पे, बोले फ्यूचर, 3 इन फ्यूचर, या आफ्टर 3 इयर्स बोल दो। ठीक है, ऐसे बोल दो, आफ्टर 3 इयर्स दिस इज कूल। ठीक है, अब बोला कि मैं 3 साल बाद, ठीक है, अभी मेरी एज कितनी है, x ईयर्स, मेरी बेटी की एज कितनी है, y ईयर्स। अब बोला है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद, ठीक है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, आफ्ताब की, आफ्ताब की एज कितनी होगी, उसकी एज हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी, एज, उसकी एज हो जाएगी अभी कितनी है, x साल। ठीक है, अभी मैं मान लो 12 साल का हूँ, तो मैं 3 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा, 12 + 3 15 साल का हो जाऊँगा। तो ऐसी ही आफ्ताब की एज अभी कितनी है, x साल, तो मैं 3 साल बाद आफ्ताब कितने का हो जाएगा, x + 3 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यार ये आफ्ताब ईयर्स नहीं है, आफ्ताब एज है। ठीक है, ठीक है, ये काटो इसको, यहाँ पे एज लिख दो। ओके, तो यहाँ पे उसकी बेटी की एज कितनी होगी, बेटी की एज कितनी होगी, बेटी की एज अभी कितनी है प्रेजेंट में, वो है y। ठीक है, y ईयर्स, तो 3 साल बाद y + 3 हो जाएगी। इतनी बात समझाई, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, बोला है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, 3 गुना बड़ा। ठीक है, मान लो अगर मैं अभी, चलो अभी नहीं, मान लो 3 साल बाद मैं हो गया, नहीं ये नहीं, मान लो 3 साल बाद मैं होगा 18 साल का। ठीक है, मैं 3 साल बाद 18 साल का हूँ, और तुम हो 6 साल की। ठीक है, तुम 6 साल के हो, तो मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ, 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है, तो मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ। ठीक है, अगर तुमको मेरे बराबर होना पड़ेगा, मैं कितने साल का हूँ, 18 साल का, तुम कितने साल के हो, 6 साल के। ठीक है, अगर तुमको, इसको मिटाता हूँ भाई, ये ईयर्स लिखा है वैसे तो। ठीक है, तो अगर तुम 6 साल के हो, अभी मैं 18 साल का हूँ और तुम 6 साल के हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे बराबर का होना पड़ेगा, तो तुम्हें 3 गुना बड़ा होना पड़ेगा, है ना, तभी तो 18 = क्या आएगा, 18 आएगा, है ना, क्योंकि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ ना, इसलिए तो तुमको भी 3 गुना बड़ा होना पड़ेगा मेरे बराबर का होने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई, तो बस यहीं पे यही है। ऐसे ही यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे हम, कैसे, आफ्ताब की बेटी 3 साल बाद कितनी है, y + 3, आफ्ताब कितना है, x + 3। आफ्ताब 3 साल 3 गुना ज़्यादा बड़ा है अपनी बेटी से। जब आफ्ताब की एज कितनी है, x + 3, उसकी बेटी की एज कितनी है, y + 3, लेकिन बोला है कि आफ्ताब जो है 3 गुना बड़ा है अपनी बेटी से। तो अगर बेटी की एज आफ्ताब की एज के बराबर करनी है मुझे, तो बेटी की एज को मुझे 3 गुना बड़ा करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस ये हमारे हुई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अभी इसी को हम सॉल्व करते हैं, x + 3 = 3y + 9। वैसे देखो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना अभी, तो तुम आगे तो ऐसे क्वेश्चन तो प्यार से करोगे, मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मतलब ये तो इजी क्वेश्चनों में काउंटिंग होती है इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, तो अभी शुरू शुरू में समझने में थोड़ा थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, हल्का सा फुल्का टाइम लगेगा, और किसी को तो शायद टाइम टाइम भी ना लगे, है ना, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बस, फिर एक बार कर लिया तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होगी हमारी, यही हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली बोला है, तो एल्जेब्रिकली हमने ये रिप्रेजेंट कर दी सिचुएशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, एल्जेब्रिकली सिचुएशन, एल्जेब्रिकली x - y + 42 = 0,
एक्स माइनस 3y माइनस सिक्स है, ठीक है, 6 इज एक्स माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर एक्स एंड वाई आर दी एज ऑफ, तुम आगे लिख देना आफ्ताब एंड हिज डॉटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख देना, क्योंकि एक्स आफ्ताब की होगी और वाई उसकी बेटी की एज होगी, ठीक है, इन प्रेजेंट लिखना, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा फाइनल चीज़ हो गई, अब पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा चिंता करने वाली तो वैसे कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में हो गया होगा तुमसे, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हमने तुम्हें करा दिया, अब आगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 करते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई बी a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ठीक है, फाइंड आउट वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यार ये क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, हमने लेक्चर्स में ऐसे क्वेश्चन हमने करा दिए थे तुम्हें, ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमने तुम्हें 3 सिचुएशन लिखवाई थी, 3 सिचुएशन कौन कौन सी थी, एक तो यार जब लाइन तुम्हारी इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन जब तुम्हारी पैरेलल होती है, और एक जब तुम्हारी कोइंसिडेंट होती है, तो उनकी अलग अलग सिचुएशंस थी, ठीक है। अभी हम उसी सिचुएशन को उन्हीं सिचुएशन को देखेंगे, अभी हम उन्हीं सिचुएशन के हिसाब से हमारी लाइंस यहाँ पे आने वाली हैं। तो देखो ये हमारी 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो गई, यहाँ पे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पे a1 कितना हो गया हमारा 5 हो गया, वो तुम्हें आना चाहिए, b1 कितना हो गया -4 हो गया, और c1 कितना हो गया तुम्हारा 8 हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। a2 यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया, b2 तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया, और c2 तुम्हारा कितना हो गया -9 हो गया। यहाँ तक दिक्कत वाली बात है नहीं है, बढ़िया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें बोला है कि बताओ इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो वही है यार, अगर देखो हमें 3 केस बताए थे, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारा केस क्या होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये है तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अगर पैरेलल है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होती है पैरेलल की, पैरेलल है तो, ठीक है। एक लास्ट कंडीशन होती है हमारी जब को इंसिडेंट होती हैं, सॉरी ये पैरेलल की क्वेश्चन नहीं, पैरेलल की क्वेश्चन थी यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं पर ये c1 बाई c2 इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये पैरेलल की होती है ये। अब लास्ट इक्वेशन थे को इंसिडेंट की, तो को इंसिडेंट की हमारी क्या होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, इसमें सारे इक्वल होते हैं c1 बाई c2, इसमें सारे इक्वल होते हैं, ये तुम्हारी किसकी होती है को इंसिडेंट, को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा दी हमने, मतलब सेम ही लाइन है, एक के ऊपर एक है, तो इसको को इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ना, a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2 कितना होगा हमारा, वो तुम्हारा होगा कितना 5/7, ठीक है। यहाँ से b1 बाई b2 कितना होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा होगा -4/6, वो कितना हो जाएगा -2/3, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना 8 2 से, 2 से 4, 2 से 6, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा 8/-9 है, नीचे माइनस लगाने से अच्छा तुम ऊपर लगा दो, ठीक है, ये माइनस ऊपर ले जाओ तो जाएगा -8/9, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से तुम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 मेरा 5/7 है, b1 बाई b2 हमारा क्या है -2/3, और c1 बाई c2 क्या है तुम्हारा -8/9, इसका मतलब ये तीनों अनइक्वल है, मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बस हमने क्या बोला था, अगर इतनी चीज़ तुम्हें पता लगी, अगर इतनी चीज़ तुम्हें पता चल गई कि a1 बाई a2 हमारा इक्वल नहीं है b1 बाई b2 की, तो आगे c1 c2 लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहीं से हमें ये पता लग गया कि जो हमारी लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इसलिए जब इंटरसेक्ट करती है हमारी एक पॉइंट पे, तो उसका क्या आता है, उसका एक ही सॉल्यूशन आता है, ठीक है, एक ही एक्स वाई की वैल्यू होगी जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी। ये बात हमने लेक्चर्स में बहुत आराम से समझाई थी, ठीक है। तो अगर तुम उसको भूल चुके हो तो एक बार जाके लेक्चर्स को फिर से देख लो, ओके, बढ़िया है ना इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम
सवाल नंबर 3 से। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल टिल नाउ। नाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 3। एंड व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? These questions tell us that the cost of 2 kg apples, एक word problem है, ठीक है। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। ठीक है, बोला कि यार 2 किलो सेब के और 1 किलो, ये क्या, ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अंगूर। ठीक है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर के जो भाव हैं हमारी एक दिन में इतने पाएगा, कितना, 160 रुपये। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, अब एक महीने बाद बोला है कि जो तुम्हारी कॉस्ट है 4 किलो एप्पल के और 2 किलो ग्रेप के वो 300 है। बढ़िया बात है। ठीक है, 4 किलो एप्पल तुमने खरीदे और साथ में क्या खरीदा, 2 किलो अंगूर खरीदे, तो उसकी कीमत पड़ी तुम्हें कितने, 300 रुपये। ये कह रहा है ये। ठीक है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले तो हम अपनी जो इक्वेशन है वो बनाते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है कि हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस, वही तो बनाते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो हमने क्या कहा, हमने कहा लेट द कॉस्ट ऑफ द एप्पल, लेट द कॉस्ट ऑफ द एप्पल बी एक्स रुपीज, इसको ऐसे बोल दूं मैं, रुपीज एक्स। ठीक है, एंड ग्रेप्स बी, इसका बोल दो रुपीज वाई, वाई इसको एक्स बोल दो, ऐसे करके इसको वाई बोल दो। ठीक है, ठीक है, तो एप्पल की कॉस्ट कितनी है, एक्स, और हमारी जो ग्रेप्स हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, वाई। बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, अब बोला यार हमारी जो 2 किलो की एप्पल है, अब पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, बोला है कि इस इंफॉर्मेशन से हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। अब कैसे बनेगी, बोला है कि 2 किलो एप्पल है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, लेट द कॉस्ट ऑफ द एप्पल 1 kg एप्पल। ठीक है, यहाँ पे 1 kg एप्पल, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 1 kg ग्रेप लिखना जरूरी है, 1 kg ग्रेप। ठीक है, तो ये 1 kg ग्रेप हो गया, ये क्या लगा दिया मैंने, एपोस्ट्रोफी, इसको हटाओ। ठीक है, 1 kg ग्रेप और 1 kg एप्पल की। ठीक है, अब बोला 2 किलो एप्पल्स की कॉस्ट। ठीक है, अगर 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज़, तो 2 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 2x, प्लस बोला कि 1 किलो ग्रेप की कीमत, तो 1 किलो ग्रेप की कीमत कितनी होगी, वाई। हमने लेट कर रखा है, ठीक है, हमने मान रखा कि वाई है। ठीक है, ठीक है, तो बोला कि 2 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। तो जब हमने दोनों को खरीदा, तुम बाजार गए, बाजार तुमने क्या खरीदा, 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे, उन दोनों की कीमत तुम्हें पड़ी कितनी, टोटल कीमत पड़ी तुम्हें 160 रुपये। तो मैंने क्या किया, मैंने कीमत को ऐड किया, है ना, कीमत को ऐड किया, मतलब 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज़, 2 किलो की कितनी होगी, 2x। इतना तो समझ में आता है ना यार। ठीक है, ऐसी तुम्हारी 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी होगी, वाई। ठीक है, तो जब हमने टोटल खर्चा निकाला, दोनों का ऐड किया, तो हमारे पास कितना आया, टोटल कॉस्ट 60 आई। तो इतना तुम्हारा खर्चा हो गया 160 रुपये का। ठीक है, तो एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, बढ़िया है, बन गई, बहुत मज़ेदार इक्वेशन बनी है। चलिए दूसरी बनाते हैं। दूसरी बोला है, अब दूसरी कहाँ से आएगी, दूसरी देखो यहाँ से आएगी, ये चीज़ है ना, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी, बोला 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज रुपीज़ 300। ठीक है, अब तुमने क्या खरीदा, तुमने 4 किलो एप्पल खरीदे। ठीक है, मैं तो भैया से पूछा था ना, भैया कि एप्पल कितने रुपये किलो दिए हैं, एप्पल के क्या भाव चल रहे हैं। तो भैया ने बोला कि भैया एप्पल जो है हमारे वो एक्स रुपये किलो हैं, एक्स रुपये किलो हैं, मतलब 1 किलो खरीदोगे तो तुम्हें एक्स पड़ रहा है, एक्स रेट पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम 4 किलो खरीद रहे हैं, हम तो 4 किलो चाहिए, हम तो अमीर आदमी हैं, हमें 4 किलो चाहिए, तो 4 किलो कितने हो गए, 4x हो गए। ठीक है, ऐसी हमारे 2 kg हमने खरीदा, 2 kg का खरीदा अंगूर, अब 2 किलो हमने अंगूर खरीदा, हमने भैया से पूछा भैया अंगूर के रेट चल रहे हैं, तो भैया ने बोला अंगूर के जो रेट हैं वो मैडम भैया वाई रुपये किलो चल रहे हैं, तो वाई रुपये किलो चल रहे हैं, लेकिन हम तो अमीर आदमी हैं, हम तो 2 किलो खरीदेंगे, तो 2 किलो कितने हो गए, 2y, तो 2 किलो के कितने रेट हो गए, 2y। अब बोला कि हमारे पास जो इन दोनों की जो कीमत पड़ी है टोटल, वो हमारी 300 रुपये पड़ी है। ठीक है, 300 रुपये तुम्हारी कीमत पड़ी है, तो टोटल कीमत तुम्हें 300 रुपये पड़ी है।
तो हमने देखो सेब के रेट लिए गए, अंगूर के रेट लिए गए, हमने दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई, वो कितनी आई, 300 रुपये। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मज़ेदार इक्वेशन बनी है। ये हमारी होगी एल्जेब्रिकली सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर एक्स वाई आर रेट्स, या कॉस्ट बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, हमारी मर्जी है, ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी बात भेजे मैं घुसी या नहीं। देखो एल्जेब्रिक का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, एल्जेब्रिकली हमने ये सिचुएशन दिखा दी। अब बोले ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल का मतलब ये है अब तुम्हें ड्रॉ करके दिखानी पड़ेंगी। मतलब ये दोनों लाइंस जो दी हैं तुम्हें, ये दोनों जो इक्वेशन दी हैं, इनको तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे, प्लॉट करने के बाद तुम इसको दिखाओगे। ठीक है, तो यार वो प्लॉटिंग का काम हमने कितनी बार सिखाया तुम्हें, है ना, 4-5 ग्राफ हमने बना के दिखाए थे, वो तुम खुद कर लेना। ठीक है, मतलब क्या करोगे, ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे तुम बोलोगे भाई एक्स की वैल्यू रखना, वाई की वैल्यू रखना, 3-4 वैल्यू निकालना, फिर प्लॉट कर देना। ठीक है, वो तुम्हारा काम है, तुम करना। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ सवाल की तरफ। द फोर्थ क्वेश्चन सेज अस कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, बढ़िया है। वी राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, सच डेट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि देखो भाई, देखो भाई, तुम्हें एक इक्वेशन दी है हमने। ठीक है, हमें तुमने एक इक्वेशन दी है, क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने तुम्हें ये इक्वेशन दी है, अब तुम्हें दूसरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखो यार, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, 2 पेयर्स होती है ना, एक पेयर होती है, एक पेयर में क्या होता है, 2 इक्वेशन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमें एक दी है, हमें दूसरी दी नहीं है, हमें दूसरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास 3 कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें दूसरी जो इक्वेशन है वो ऐसी लिखनी है जो हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आए वो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। जो पहली क्वेश्चन करते हैं, तो पहला हमें लिखना पड़ेगा जो इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अब मैं तुम्हें एक ट्रिक समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, मतलब यार तुम्हें ये पता ही होना चाहिए, ट्रिक मत बोलो इसको, कंसेप्ट बोल दो या कुछ भी बोल दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बोल दो। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, याद रखना। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल कब होती हैं लाइन्स। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देखा, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर तुम्हें एक दूसरी इक्वेशन चाहिए जो इसके पैरेलल हो, तो तुम क्या करोगे, तुम तो सिर्फ x और जो y वाला पार्ट है वो सेम टू सेम बिल्कुल शेप दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो बचा हुआ जो कांस्टेंट पार्ट है, मतलब यहाँ पे टेक 2 है कांस्टेंट पार्ट, तो जो कांस्टेंट पार्ट है ना, इसको तुम डिफरेंट कर दो, इसको तुम कुछ भी रख दो, माइनस प्लस कुछ भी रख दो। मैंने बोला मैंने -8 रख दिया, बस ये हमारी पैरेलल लाइन्स हो गई, ये हमारी एक ट्रिक हो गई या फिर कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसका मतलब क्या, तुम्हारी एक्स और वाई वाला पार्ट सेम टू सेम, बाकी कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट हो जाएगा, तो ये लाइन्स तुम्हारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 1 होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है वो 1 होना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और ट्रिक, ये 1 नहीं होना चाहिए, तो चलो 1 मत मानो इसको, कंडीशन ये मत मानो कि 1 होना चाहिए। देखो मैं तो एक और एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें, जैसे मैं तुमसे लेता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 6, ये तुम्हारी एक हो गई। ठीक है, हमने क्या बोला, पैरेलल लाइन के लिए तुम्हारी जो x और y वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए विद कोफिशिएंट। ठीक है, अब पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो x और y वाला पार्ट सेम रखना है, मतलब विद कोफिशिएंट, तो 2x प्लस 3y, ये सेम हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया ऊपर की तरह। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मस्त बात है। फिर हमने प्लस माइनस कांस्टेंट कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से, कांस्टेंट अनसेंट कुछ भी दे दो, मान लो मैंने दिया -4/3, कुछ भी दे दो मतलब यार। ठीक है, बस कांस्टेंट पार्ट सेम होना चाहिए, बाकी पार्ट तुम्हारा सेम होना चाहिए, तब तुम्हारी लाइन जो होगी वो पैरेलल होंगी। बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार ये, मतलब जादू सिखा रहा हूँ तो मैं, जादू।
ठीक है, जादू की तरह सीखो इसको। एक और एग्जांपल लो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ 2x वही प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बढ़िया है। इसको मैं तुमसे बोल रहा हूँ 4x, ठीक है, प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये एक पैरेलल है, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर नहीं, नहीं ये पैरेलल नहीं है। आपने बोला था कि x और y वाला पार्ट सेम होना चाहिए विद कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे तो सर देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे y है, तो मतलब x वाला पार्ट और y वाला पार्ट सेम नहीं है। फिर मैं बोलूँगा अरे मूर्खो, तुम देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम 2 कॉमन लेते हो, अगर 2 कॉमन निकालते हो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस वाई माइनस 3/2। इतनी बात घुसी भेजे में, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 क्या है? ये 2 उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, और 0 से अगर तुम 2 को डिवाइड कर रहे हो तो 0 आने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो 2 है, ये 2 है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा इक्वेशन की, तो ये 2 हटाओ यहाँ पे, और मैंने डिवाइड किया यहाँ पे 0 से, तो 0/2 वो तो 0 यहाँ आने वाला है ना, तो 0 आने वाला है, तो 0 लिख दिया यहाँ पे। अब हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? अब हमारी इक्वेशन बन रही है 2x प्लस वाई माइनस 3/2। अब मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ पे देखो, ये और ये इक्वेशन, क्या अब ये पैरेलल है? मैं बोलूँगा हाँ अब ये पैरेलल हैं। अब 2x और y जो है वो सेम हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है। समझ आई बात को? सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये तो तीनों इक्वेशन है उस, ये सॉरी तीनों नहीं, ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉमन लिया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा से एलसीएम लूँगा, ठीक है, तो दोबारा से हमारी यही इक्वेशन आ जाएगी सेम टू सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन भी पैरेलल हैं। इतनी बात समझ में आई? बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात पे, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा मल्टीपल हो ना, यहाँ पे कोफिशिएंट अगर मल्टीपल हो, 2 टू द 4 होता है, यहाँ पे 1 टू द 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है, किस वाले पार्ट में? x और y वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 2 टू द 4 और 1 टू द 2, तो मल्टीपल है। और ये जो p वाला पार्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, कोई लेन देन नहीं है इनका, है ना, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। तब ये लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अगर तुम ये समझ नहीं आया तो बोल दो यार कॉमन ले लो, कॉमन लेके वही आ जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएंगी, ठीक है। ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ को इंसाइडिंग लाइन्स का। देखो को इंसिडेंट लाइन्स में क्या होता है, को इंसाइडिंग लाइन्स में क्या होता है, तुम्हारी इक्वेशन लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है। देखो कैसे सेम होती है को इंसाइडिंग लाइन, मैं बोलूँ तुमसे, देखो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैं तुमसे एक इक्वेशन बोलता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये कौन सी को इंसिडेंट लाइन्स हैं, मतलब एक के ऊपर एक लाइन्स हैं, ये मतलब इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, ये एक के ऊपर एक लाइन से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मुझ पर भरोसा करो, ये लाइन्स कोइंसिडेंट हैं। तुम बना के देख लो, अगर मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो, ठीक है, ग्राफ बना के देख लो भाई मेरे, ठीक है, ठीक है। मैं ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। अब देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट मैंने क्यों बोला, देखो इसके पीछे भी एक ट्रिक होती है। अगर देखो यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूँ, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, एक्स प्लस यहाँ से 2 कॉमन 2 वाई, यहाँ से 2 कॉमन, तो बच्चा क्या है 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 है वो इस साइड जाएगा, तो डिवाइड में 2 0/2 हो जाएगा, 0/2 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 2 को मैं उस साइड ले गया, उस साइड लेके यहाँ पे बाई 2 हुआ, और बाई 2 क्या होता है हमारा 0 होता है। इतनी बात समझ में आई? तो बढ़िया, यहाँ पे मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है, 2 कॉमन लिया। तो अब देखो ये जो इक्वेशन क्या बनी हमारी, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी हमारे पास, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस से ये इक्वेशन आ जाएगी, तो वापस से ये इक्वेशन आ जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई चेंज नहीं है इक्वेशन में, है ना, कोई चेंज नहीं है इक्वेशन में, सेम इक्वेशन है ये दोनों, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जो पहली इक्वेशन हमने बोला, ये जो पहला इक्वेशन हमने बोला, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन होगी सेम, हो गई बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन, कतई मतलब जहर वाली इक्वेशन हो गई सेम टू सेम। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो बस यही यही कारण होता है। देखो मैंने बोला 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। और मैं तुमसे बोल रहा हूँ 4x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, कोइंसिडेंट है ये दोनों लाइन। क्यों कोइंसिडेंट है? क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो तो ये जो इक्वेशन बन के आई वो कितना है? 4x प्लस 2y प्लस 2 इज 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई, सेम टू सेम इक्वेशन हो गई, मतलब ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस हमने क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, है ना। तो मतलब ये हो गया। तो कोइंसिडेंट लाइंस का ट्रिक ये हो गया कि अगर तुम्हारी एक इक्वेशन है, अगर तुम्हें मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि दो लाइंस जो हैं, दो इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली इक्वेशन तुम्हारी वो दूसरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है हमने, बस इतना ही डिफरेंस है। मतलब ये मान लो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, और ये मान लो ये होगी हमारी 100x प्लस 100y प्लस 200। ठीक है, अगर तुमसे जो ये कोइंसिडेंट है तो तुम बोलोगे यस सर दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, दीज इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। क्यों कोइंसिडेंट है? क्योंकि मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया सिर्फ। जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में तो हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन आ गई। कौन सी? यू वाली इक्वेशन, बिल्कुल सेम टू सेम दूसरी इक्वेशन आ गई। बस यही है कोइंसिडेंट के पीछे का डायरेक्ट राज। मतलब डायरेक्ट तुम देख के बता सकोगे कि अब ये जो लाइन्स हैं वो कोइंसिडेंट हैं कि नहीं है। बस मैं देखना क्या है कि जो दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास, क्या वो पहली इक्वेशन का मल्टीपल है? मल्टीपल मतलब पहली इक्वेशन को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन आ रही है ना। बस यही देखना होता है। अगर पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा दूसरा इक्वेशन आ रहा है तो वो लाइन्स हमारी हो गई कोइंसिडेंट। बढ़िया बात है। अब इंटरसेक्टिंग के पीछे का क्या है? ये तो हमारे कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन। इंटरसेक्टिंग के ऊपर का पीछे का राज क्या है? देखो यार, इंटरसेक्टिंग के पीछे का राज कुछ नहीं है। पहले तुम क्या करोगे, चेक करोगे, पहले तुम चेक करोगे कोइंसिडेंट, ठीक है, फिर तुम चेक करोगे पैरेलल। अगर ना तो पैरेलल है ना कोइंसिडेंट है तो वो लाइंस क्या हो गई? वो लाइंस हो गई तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ना तो वो कोइंसिडेंट है, ना तो कोइंसिडेंट हो, ठीक है, और ना ही वो पैरेलल हो, ठीक है, तब वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, बस सिंपल डायरेक्ट चीज़ आ गई समझ समझ में। अब तुम किसी भी लाइन को देख कर बता दोगे कि या तो वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे थे, बोलते कि यार एक इक्वेशन हमें दे रखी है, अब हमें दूसरी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बतानी है? दूसरी इक्वेशन हमें ऐसी लिखनी है जो कि लाइन जो हमारी हो जाए, दोनों पेयर जो हो जाए वो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है, ना तो वो पैरेलल होनी चाहिए ना तो वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं कोइंसिडेंट लाइन बनाना चाहूँ तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ठीक है, वो समझ में आ गई। ठीक है, अगर पैरेलल बनाना चाहूँगा तो पैरेलल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, बस इस जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको मैं चेंज कर दूंगा, बाकी इसको मैं सेम टू सेम रहने दूंगा तो वो पैरेलल हो गई। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग क्या हो गई, मतलब कुछ भी मत करो, इन दोनों में से तुम कुछ भी मत करो। मतलब मैंने कुछ भी लाइन लिख दी, x प्लस वाई माइनस 6, ये लो मैंने कुछ भी लिख दिया। बस ध्यान क्या करना है, वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए और कोइंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना पैरेलल होनी चाहिए ना कोइंसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना तो पैरेलल है ना कोइंसिडेंट है। ओके, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग होगी, पहला लाइन होगी, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरी बात है, पहला क्वेश्चन क्या देखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बोला है पैरेलल लाइन्स बनानी है हमें, दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखनी है जो कि हमारी जो पेयर्स हैं वो पैरेलल हो जाए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बोला कि जो x और y वाला पार्ट है विद कोफिशिएंट हमने सेम रखा, और जो c वाला पार्ट होता है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको चेंज कर दिया। मैंने बोला कुछ भी लिख दो, कुछ -1 -2 -12, बस -8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर तुम 0 भी रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो। तो मैंने क्या रखा, चलो तुम कुछ भी रख दो यार, तुम तो बोल दो +100 बोल दो। लो भाई, ये हम तुम्हारी पैरेलल लाइन्स हो गई। ठीक है, अब आते हैं कोइंसिडेंट पे। बोला गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, पहली लाइन का मल्टीपल ही होता है दूसरा लाइन। मतलब पहली लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ्रैक्शन हो या फिर नंबर हो, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, और जो हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारी नई इक्वेशन आएगी वो हमारी पहली इक्वेशन की कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैंने इस इक्वेशन को मान लो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -2 से, जब -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा,
देखो माइनस टू से ले रहा हूँ तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस टू से ले रहा हूँ तो माइनस 4x माइनस 6y और ये प्लस हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस टू से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको मिटाओ बस। अब ये अब जो दो लाइन है हमारी, ये तो दो लाइन आई है हमारी, दो इक्वेशन आई है, ये हमारी क्या हुई, को इंसिडेंट। मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है ना तुम्हें, भरोसा नहीं हो रहा है मेरे पे, ठीक है, तुम इसको ग्राफ में बना के देख लो। ग्राफ में बना के देखोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, तुम्हें प्रूफ हो जाएगा अपने आप। ठीक है, सारा शक खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नहीं बात समझ में आई? बढ़िया है, मस्त कॉन्सेप्ट बताया तुमने मैंने। इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखोगे ना तो यार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो आगे भी थोड़ा हल्का फुल्का काम आता रहेगा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो बढ़ते हैं हम पांचवें सवाल की तरफ। तो पांचवा सवाल हमारा क्या कहता है, ये गया पांचवा सवाल हमारा, बोला फाइंड x प्लस वाई फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, तो इसका मतलब क्या है यार, x प्लस वाई नहीं है, ये एक्स कॉमा वाई है एक्चुअली, ये प्लस गलती से दे दिया यहाँ पे, ये कॉमा है। x कॉमा वाई मतलब यार ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो वो निकालना है। मतलब क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन निकालना है सिंपली। सॉल्यूशन निकालना है, वो बोला ग्राफिकली निकालो। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब ये हो गया, समझाई यार। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है तो यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें यार, इसमें निकालो भाई यार, हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करो भाई तुम यार। मान लो ये तुम्हारा हो गया ग्राफ। ठीक है, थोड़ा लैग कर, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस। बोला क्या, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इसको प्लॉट करेंगे। इसको हम करेंगे प्लॉट। ठीक है, तीन चार मतलब तुम एक्स वाई की वैल्यू देख लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक्स को मैं जीरो रख रहा हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी, -1। तुम रख के देखना। ठीक है, अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ, वाई की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी, 1 आ रही है। अगर मैं एक्स को 2 रख रहा हूँ, चलो एक्स को तुम वाई को बोलो, वाई को अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये तीन वैल्यू तुम्हारी हो गई। प्लॉट करते हैं वैल्यूज, चलो चलिए शुरू करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये वही -1, ये वही -2, ये वही -3। देखो यार, मैं ऐसे तो मैं ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ यार, ये पूरा मतलब ये पूरे मेजर नहीं है स्केल से। ठीक है, तो यार थोड़ा रफ सा आएगा, रफ सा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है यार, अगर ग्राफ पेपर होता ना हमारे पास तो हम तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता देते। ठीक है, यहाँ पर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलो प्लॉट करते हैं। वाई जीरो है तुम्हारा, इसको दूसरे पेन से करते हैं। वाई तुम्हारा जीरो है, सॉरी एक्स तुम्हारा जीरो है तो वाई तुम्हारा -1 है। एक्स जीरो है तो हमारा क्या हो गया, जो पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस पे अप्लाई करेगा, वाई एक्सिस पे -1। तो ये -1 हो गया पॉइंट, बढ़िया बात है। -0, -1 ये पॉइंट हो गया हमारा। पॉइंट भी लिख लिया करो साथ में। ठीक है, और जब x1 है तुम्हारा तो y0 है। y0 है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे 1 पे लाई कर रहा है। ठीक है, 1 0, तो ये तुम्हारा 1 0 हो गया। इतनी बात तो आ गई होगी समझ में यार, इतने मूर्ख नहीं हो तुम। अब x की वैल्यू अब 3 है, ये 3 हो गया हमारा, तो y की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 हो गया ये, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा 2 कॉमा सॉरी 3,2, 3, अब इसको करते हैं जॉइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो हमने बताया तो मैं कि हमेशा जो पेयर जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो ग्राफ होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, मतलब वो मेजर नहीं है, स्केल नहीं है, इसलिए। अभी हम करते हैं दूसरी क्वेश्चन को प्लॉट। दूसरी क्वेश्चन कौन सी है हमारी, 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस
8 इज इक्वल प्लस 8 नहीं है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 है यार। ठीक है, ये x ये y, थोड़ा सा प्लॉट करते हैं हम इसको हल्के हल्के हौले हौले। बस तुम यार तीन सारी मतलब लिखा करो, मतलब ऐसी वैल्यूज रखा करो जो तुम्हारे लिए प्लॉट करना आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 0 रख रहा हूँ। 0 यार नहीं, x की वैल्यू को तुम रखो 4। जब मैं x को 4 रख रहा हूँ तो y कितना आ रहा है तुम्हारा 0, तुम रख के देखना। ठीक है, ओके। अब जब मैं x को 0 रख रहा हूँ तो तुम्हारा y कितना आ रहा है, नहीं 8, 8 आ रहा है, बड़ा वैल्यू आ रहा है y। चलो ठीक है, ऊपर चले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं y को अगर मैं 4 रखूँ, y को अगर मैं 4 रखूँ तो तुम्हारा जो x है वो 2 आएगा। ओके, अब उसको प्लॉट करते हैं दूसरे कलर से, ये रेड से करते हैं। तो 4,0 पहला पॉइंट, 4 क्या है x, y क्या है 0, y 0 है, इसका मतलब जो पॉइंट तुम्हारा x एक्सिस अप्लाई करेगा तो मतलब 4,0 ये पॉइंट होगा तुम्हारा। दूसरा पॉइंट क्या है 0,8, x 0 है, x 0 है, इसका मतलब तुम्हारा पॉइंट जो है वो y एक्सिस अप्लाई करेगा। ठीक है, 0,8 है तो 0,8 यहाँ पे y पे 8 होगा ही, तो मान लो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 8 जो है यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, ये है, बोल लो 8। ठीक है, तो यहाँ कहीं तुम्हारा होगा पॉइंट, मान लो 8 है। ठीक है, ओके। और ये क्या है 4,2, तुम अच्छे से प्लॉट करना इसको ग्राफ में। और 4,2, 4 क्या है तुम्हारा, नहीं यार एक्स को 4 रखा, ये एक्स को 4 नहीं रखा था मैंने, सॉरी गलती हो गई, ये मैंने वाई को 4 रखना था, वाई को 4 रखा था मुझे, 4 वाई को, और जब वाई को 4 रखा हमने तब हमारा x2 आया यार। ठीक है, तो y को मैंने 4 रखा, तो y4 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा 4, 4, तो x कितना आया तुम्हारा 2 आया, तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया 2। ठीक है, ये पॉइंट 2 हो गया तुम्हारा, तो क्या है तुम्हारा 2,4, इसको तुम करोगे ज्वाइन ऐसे, ये आएगा तुम्हारा, ये ऐसे ज्वाइन चलेगा 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 सीधा 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 सीधा। चलिए, अब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन तुम्हारा एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन कहाँ पे आता है, वो वहाँ पे आता है जहाँ पे तुम्हारी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो तुम्हारी लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, तुम्हारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाले पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट तुम्हारा ये 3, नीचे इसको एक्सटेंड करो तो ये 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमा, और ये लगभग लगभग 2 है। ठीक है, स्केल्ड नहीं है इसलिए 2 नहीं आ रहा, वरना 2 ही आएगा, 3,2। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3,2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलिए, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन हमने सॉल्व कर लिया। चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम पुट करके देखेंगे। यहाँ पुट करके देखो 3,2, मतलब x इजिकल्स टू 3 और y इजिकल्स टू 2, पुट करके देखो। तो x को मैंने 3 पुट किया तो ये 3, y को मैंने 2 पुट किया तो -2 इजिकल्स टू 1 आना चाहिए। 3 - 2 क्या था, 1 इजिकल्स टू 1। बढ़िया है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं 3,2, तो x को मैंने 3 पुट किया, y को मैंने 2 पुट किया, इजिकल्स टू 8 के बराबर आना चाहिए ये। 2 3 से 6 होता है, +2 इजिकल्स टू 8 के बराबर आना चाहिए ये। 6 + 2 8 होता है, और 8 के बराबर ये आ रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। इसका मतलब ये हो गया जो x को, जो 3,2 है तुम्हारा, 3,2 है तुम्हारा, या फिर x इजिकल्स टू 3 y इजिकल्स टू 2 जो तुम्हारा है, वो इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है हमें, उसका ये सॉल्यूशन हो गया। हमने ग्राफिकली ये सॉल्व कर लिया। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मज़ेदार बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया तुम्हारा, अभी हमने कौन सा किया था, 3 किया था क्या, 5 किया था यार, तो ये तुम्हारा 6 हो गया। बोला ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x - y = 5 and 3x - y = 3, determine the coordinates of vertices of triangle formed by these lines and axes, y axis sorry, calculate the area of the triangles are formed। ओके, तो यार वो ये है, देखो बोला क्या है, बोला है कि भाई 2 इक्वेशन दिए तुम्हें, एक ये और एक ये। बोला है इनको तुम ग्राफ में
ड्रॉ करो ग्राफ में, तुम इसको प्लॉट करो, ठीक है। हमने प्लॉट करेंगे इसको, अभी करते हैं प्लॉट। फिर बोला कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस क्या होते हैं देखो, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, वर्टिसेस क्या होते हैं, ये कोने होते हैं जो वर्टिसेस, कोने हैं ये वर्टिसेस हमारे, ठीक है, बढ़िया है। ट्राइंगल की कितनी वर्टिसेस होती हैं, 3 होती हैं, बढ़िया है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, तो ये बोला कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, हमें जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की उससे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, निकालने हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स वाई एक्सिस। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें समझाएंगे, ठीक है। अभी देखो पहले तुम ग्राफ बना लेते हैं, पहले तुम ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो पहले हम 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने वही टेबल बनाई हमने फिर से, ठीक है, टेबल बनाई एक्स कॉमा वाई, वाई और एक्स की वैल्यू रखेंगे फिर यहाँ पे। तो मैंने एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो वाई की वैल्यू -5 आई, वाई की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू 0 रखी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1 आई। तुम इसको रख के देखना, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम एक्स को रख के देखोगे, फिर वाई की वैल्यू निकालोगे, ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम वाई की वैल्यू 5 रखते हो, वाई की वैल्यू अगर तुम 5 रखते हो तो एक्स की वैल्यू 2 आती है। अब इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये बोलो 1, ये बोलो 2, ये बोलो 3, ये बोलो 4 5, अच्छी बात है, 1 2 3 4 5 और 6 कर लो आगे, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। आप इसको करते हैं प्लॉट, वही ब्लू कलर लेते हैं हम अपना फेवरेट, बोला है 0,5 0,-5, तो एक्स 0 है तो वाई पर लाई करेगा, ठीक है, वाई एक्सिस पर लाई करेगा पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे -5 आ रहा है यार, तो -5 इसको नीचे करेंगे फिर, तो -4, ये हो जाएगा तुम्हारा -5, ये -5 है, तो ये पॉइंट हमारा, तो क्या है हमारा 0,-5, ये पॉइंट हो गया। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मज़ेदार बात है। दूसरा पॉइंट क्या, 1,0, मतलब वाई तुम्हारा 0 है, मतलब पॉइंट जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, वो भी कहाँ पर 1 पर, तो 1,0 ये हो गया तुम्हारा। इतनी बात समझ में आई, बढ़िया है। x2 है तो y5 है, x2 ये गया, y5 ऊपर गया, ठीक है, तो ये हो गया y5, ये हो गया तुम्हारा x2, ये पॉइंट आ गया तुम्हारा ये। इसको करते हैं हम जॉइन, तो करिए जॉइन, इसे कैसे करेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा जॉइन ये, ठीक है यार, सीधी नहीं खींचिए लाइन यार, तुम सीधी आएगी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है ना ग्राफ, ये सीधी लाइन होगी यार, इसको ऐसे लाइन, तो चलो अब करते हैं हम दूसरा ग्राफ प्लॉट, कि बोला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वैसे मुझे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम खुद करना ग्राफ बना के, वो तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल वाला कुछ सीन दे रखा है, उस सीन को समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब इसको मैं एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू मैं अगर 0 रखता हूँ तो वाई तुम्हारा -3 आता है, अब वाई को मैं तुम्हें 3 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर मैं वाई को 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी 1, ठीक है। तुम रख के देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आसान हो जाएगा ग्राफ। x0 y-3, मतलब वाई एक्सिस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर कहाँ लाई करेगा, -3 पर, तो ये हो गया तुम्हारा, तो 0, -3 जो पॉइंट है तुम्हारा हो गया। 2,3 तो 2x है और 3y है, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा एक, ये यहाँ को जाएगा तुम्हारा पॉइंट। 1,0 मतलब 1 जो है वो x है और y तुम्हारा 0 है, मतलब x एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब कहाँ लाई करेगा, ये जो पॉइंट है यहीं पे है 1,0। देखो आप, मिल गया ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन, यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा लाइन, देखो खींचो इसको लाइन में, कुछ ऐसी लाइन आएगी ये, इसको अच्छे से बनाते हैं, कुछ कुछ कुछ, अरे यार फिर गड़बड़ हो गई, ये लाइन होगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये मतलब ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन, इसको ब्लैक पेन से करते हैं, ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में पता ही है ऑलरेडी, पॉइंट तो पता ही है हमें, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा
1,0, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। बढ़िया है, मज़ेदार है। देखो कितना इजी ग्राफ था ये तो। सॉल्यूशन क्या था, सॉरी, सॉल्यूशन तुम्हारा क्या आया, सॉल्यूशन तुम्हारा आया कितना, 1,0। चलिए ये सॉल्यूशन है, पता लग गया। लेकिन जो हमारा मकसद है ना, वो सॉल्यूशन निकालना नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है यहाँ पे। चलिए मकसद देखते हैं क्या है। मकसद है हमारा कि determine the coordinate of vertices of triangle formed by the lines and the x axis। ट्राइंगल जो हमारा लाइन से और एक्स एक्सिस से बन रहा है, उस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालने हैं, और वर्टिसेस निकालने के बाद ट्राइंगल का एरिया निकालना है। चलो, तो कौन सा ट्राइंगल सबसे पहले, तो क्या किस ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, ट्राइंगल की उस ट्राइंगल की बात कर रहा है जो हमारा वाई एक्सिस से बन रहा है। वाई एक्सिस कौन सा है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया है ना, तो मतलब ये जो तुम्हारा हो गया ये वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस से बन रहा है और लाइन से बन रहा है, दोनों लाइन से बन रहा है, तो वाई एक्सिस से ये हो गया, और लाइंस तुम्हारी हो गई ये, देखो अभी ये बन रहा है ट्राइंगल हमारा, ये ट्राइंगल है हमारा। इसको मैं शेड कर लेता हूँ, एक्चुअली कलर कर लेता हूँ। चलो इसको मैं कलर करता हूँ, कहाँ से करते हैं कलर, ऐसे कलर का ऑप्शन है ही नहीं इसमें। शेप, कलर का ऑप्शन नहीं है, शेड कर लेता हूँ, ठीक है। लाइट पेन से करते हैं, येलो कलर से करते हैं, ठीक है। तो येलो कलर से तुम्हारा ये जो ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, ये ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, इस ट्रायंगल में एरिया निकालना है। समझा, ये ट्रायंगल जो हमारा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है भाई, निकालते हैं, चलो एरिया निकालना है और फिर वर्टिसेस निकालना है। वर्टिसेस तो हमें ऑलरेडी पता है, देखो देखो, ये जो वर्टिसेस हो गया हमारा कौन सा हो गया, 0,-5, ये तुम्हारा वर्टिसेस हो गया, पता लग गया हमें ऑलरेडी क्या ही है। ये भी मैंने पता लगा लिया, देखो एक वर्टिस ये गया, ये एक कोना ये हो गया हमारा, एक कोना ये गया हमारा, एक कोना हमारा ये गया, तो सारे वर्टिस हमें ऑलरेडी पता ही है, हम निकाल रखे हैं। देखो एक वर्टिस ये हो गया 0,-3, और ये तो हमारा सॉल्यूशन है ही, सॉल्यूशन तो हमारा है 1,0, और सॉल्यूशन भी है और वर्टिसेस भी है। ये तुम्हारे सारे वर्टिसेस हो गए ऑलरेडी, हमारा ये वर्टिसेस वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हम किससे, एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका तो नहीं कह सकता, थोड़ा देखना पड़ेगा, तो ट्रायंगल को गौर से देखना पड़ेगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। चलो इसको दूसरा पेन से करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ये क्या हुआ, 90 डिग्री है, बढ़िया है, तो मतलब हाइट हो गई। अब देखो जो हमारा जो येलो पार्ट है ट्रायंगल का, येलो पार्ट है वो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले एक और कर लेता हूँ हल्का सा, ये जो कलर है ना इसको करता हूँ मैं, ये इसका कलर करता हूँ, ठीक है। ये एक और ट्रायंगल बन गया हमारा, ये ट्रायंगल बन गया। अब इसको थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ मैं, ये हमारा क्या राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल है, हाइट है। अब यहाँ पे इसको मैं ओरिजिन बोल दूँ, ओ बोल दूँ, इसको मैं बोल दूँ ए, इसको मैं बोल दूँ बी, इसको मैं बोल दूँ सी। ये हमें निकालना किसका, हमें निकालना है एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा बोलता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए सी और बी का, इसका हमें निकालना है, ठीक है, ई सी बी का, ठीक है। ओके, कैसे निकालेंगे देखो, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ, ये एरिया की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ ए ओ बी निकाल सकते हैं। देखो ये चीज़ है, ये ए ओ और बी निकाल सकते हैं ना हम इसका एरिया, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो निकालते हैं, चलो चलो अभी निकालो मत, मैं ऐसे करता हूँ, एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, बढ़िया है, माइनस ये पूरा एरिया हमारा, ये जो पूरा एरिया हमारा, ये पूरा एरिया ए ओ बी का, अगर इस एरिया में से मैं ये जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया जो है ये माइनस कर दूं,
ये अगर माइनस कर दूँ इस एरिया को, तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा, और ये एरिया हमें करना निकालना है। तो बड़ी आसान से ट्रिक हो गई, बस हमें पूरे एरिया में से एरिया ऑफ बी ओ सी माइनस करना है, बी ओ सी जो है माइनस करना है, तो हमारा एरिया ऑफ ए सी भी आ जाएगा, मतलब जो एरिया हमें चाहिए फिर वो आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ओ बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा ए ओ बी में, देखो ए ओ बी तुम्हारा कौन सा है, ये पूरा ए ओ बी है ना, तो बेस क्या होगा, ये हो जाएगा बेस तुम्हारा, तो बेस का ओ बी, ओ बी बेस है, ओ बी की लेंथ कितनी है 1, क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ देखो 1 से डिस्टेंस है, तो 1,0 तुम्हारा ये है, जो पॉइंट तुम्हारा 1,0 है, तो मतलब 1 डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, तो 1, ये होगा बेस, हाइट कितनी जाएगी, हाइट तो होगी तुम्हारी ये जो चीज़ है, ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी, ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी। हाइट क्या क्या होगी इसकी, देखो ये -5 डिस्टेंस दे रखी है वाई एक्सिस की, है ना, वाई एक्सिस क्या दे रही है -5, लेकिन -5 डिस्टेंस कभी नहीं होती ना, कभी डिस्टेंस माइनस में होती है देखिए, तो डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, उसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, तो +5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बी ओ सी, अब बी ओ सी का एरिया हो जाएगा ये, एक सेकेंड ये, बस हाफ इंटू क्या था ये 1 इंटू 5, ठीक है, माइनस था ये, बी ओ सी, बी ओ सी मतलब ये एरिया, इस एरिया में हम कैसे कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा ओ बी, वही बेस देखो यहाँ पे भी वही बेस है ओ बी की वैल्यू क्या है 1x, है ना, और हाइट क्या होगी, हाइट तुम्हारी ये देखो सी पॉइंट है, ये तुम्हारी इतनी हाइट हो जाएगी, इतनी हाइट, सी पॉइंट तक, सॉरी सी पॉइंट तक तुम्हारी हाइट है, ये आगे चले जाएंगे ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कौन सा तुम्हारा 0,-3 है, 0,-3 है, मतलब -3 तुम्हारी डिस्टेंस है। ठीक है, तो -3 तुम्हारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती, तो उसको +3 कर लेंगे, तो ये +3 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 5/2 ये हो जाएगा, -3/2 ये हो जाएगा, आया तुम्हारा आंसर क्या, एलसीएम लेके माइनस करेंगे इसको, ये एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 2, 5 - 3 5 - 3 कितना 2, तो 2/2 को होता है 1, तुम्हारा जो एरिया आया 1 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, मतलब यार तुम अच्छे से नीटली डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें दिख जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा कंजेस्टेड सा हो गया, है ना, कोई बात नहीं यार, समझ तो आ गया होगा, नहीं समझ आया तो यार दोबारा से देख लेना वीडियो यार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि फॉर्म, एक सेकंड ये कलर चेंज नहीं हो रहा, एक सेकंड, कहता है कि फॉर्म, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 है ना, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अच्छा, मतलब ये जो हमें दे रखा है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी दे रखा है, उनसे हमें क्या करना है, उनसे हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है पहले तो, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफिकली। ठीक है यार, अब यार मैं ग्राफिकली सॉल्व कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो यार तुम खुद कर लेना ग्राफिकली, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी ग्राफिकली वाले, बस सॉल्व मतलब प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हम तुम्हें क्या बताएंगे, हम तुम्हें सिर्फ बताएंगे कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, बोला है कि फर्स्ट वाले में 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। ठीक है, if number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz। ठीक है, हमें यहाँ से क्या चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ से बनानी है। ठीक है, देखो यार पहली जो चीज़ है ना, पहली जो इक्वेशन है हमारी वो इस पार्ट से आएगी ना, तुम्हें क्योंकि देखो पहली इक्वेशन हमारी इस पार्ट से तुम्हें दिख रही होगी, मतलब आसानी से तुम्हें दिख रही है कि हमें दे रखा है 4 गर्ल्स आर गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ये तुम्हें दिख रहा है, मतलब तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हारी निगाह है वो इसी पे जाएगी, यहीं से हमारी इक्वेशन तुम्हारी सबसे पहले बनेगी, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है। तो लेट बोला कि हमने, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी, बोल दो एक्स, एंड गर्ल्स बी वाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुमने तुमने देख के बोला कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, तो गर्ल्स क्या है तुम्हारा
वाई, है ना, और बॉयज़ के तुम्हारा एक्स। तो गर्ल्स तुम्हारी 4 ज़्यादा हैं, मान लो तुम्हारे पास 8 गर्ल्स हैं और 4 बॉय हैं, तो मतलब जो तुम्हारी गर्ल्स हो गई, गर्ल्स जो हो गई वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, है ना। तो अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँ, अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, बॉयज़ में 4 ऐड करके करूँगा। जब बॉयज़ में 4 ऐड करूँगा मैं, क्योंकि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, है ना, तब गर्ल्स, जब बॉयज़ में 4 ऐड करूँगा तो 8 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो मतलब इक्वेशन बढ़िया बनेगी तुम्हारी, है ना। एक ये तरीका हो गया। या फिर तुम कह सकते हो अगर मैं दोनों को बराबर करना चाहूँ तो गर्ल्स तुम्हारी क्या है, 4 ज़्यादा हैं, तो मैंने गर्ल्स में से 4 घटा दिए, तो गर्ल्स में से 4 घटाऊंगा तो 4 इक्वल 4 आ जाएगा, तो वो भी तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। ये बढ़िया इक्वेशन है ना, कैसे भी कर लो तुम। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने क्या कहा कि जो गर्ल्स हैं वो वाई हैं, बॉयज़ जो हैं वो एक्स हैं। तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने क्या किया, या तो गर्ल्स बॉयज़ में तुम 4 ऐड कर दो बराबर करने के लिए, या फिर गर्ल्स में 4 घटा दो, है ना, तभी तो बराबर हो पाएंगे। तो मैंने बॉयज़ में 4 ऐड कर दिया, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, एक्स, और गर्ल्स कितनी है, वाई। तो मैंने वाई इजिकल्स टू एक्स प्लस 4 कर दिया, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स माइनस वाई प्लस 4 इजिकल्स टू 0। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। दूसरी कैसे बनाओगे, अब दूसरी अलग, दूसरी के लिए तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा। तुम बोलोगे यार दूसरी तो यार हमें दे ही नहीं रखा कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर तो सिर्फ इतना बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, और फिर सीधे बोल दिया कि फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ये तो यार अच्छी बात नहीं है। फिर मैं बोलूँगा यार तुमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा यार। अगर तुम्हें लग रहा है कि एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही तुमसे बोला है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 बच्चों ने पार्ट लिया है, हमारी एक्स गर्ल्स हैं, उसमें से एक्स गर्ल्स हैं, वाई बॉयज़ हैं। मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करूं गर्ल्स और बॉयज़ को तो टोटल बच्चे आ जाएंगे कितने, 10। ये बात में समझ में आई क्या, बढ़िया बात है ना ये, है ना। तो अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनी, एक्स प्लस वाई, इसको अच्छे से लिखते हैं, एक्स एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, ठीक है। अब जब तुम इनको सॉल्व करोगे ग्राफिकली, जब तुम इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो जैसे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कुछ ऐसी इक्वेशन नहीं तुम्हारी, तो तुम्हारी कुछ ये जो ऐसी मतलब कुछ एक एक लाइन बनेगी ऐसी, और दूसरी जो लाइन तुम्हारी वो बनेगी y, सॉरी पहली जो लाइन बनेगी तुम्हारी ऐसी बनेगी, और दूसरी लाइन जो तुम्हारी बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, ये ऐसी। तुम्हारा यहाँ कहीं सॉल्यूशन आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। वो तुम्हें ग्राफ को प्लॉट करो और प्लॉट करके निकालो ग्राफ को, ठीक है। इसका तुम निकालो तो तुम निकाल लोगे आराम से, ठीक है। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा वो तुम्हारा, दो क्लास में क्या पूछा है, पूछा क्या है, बोला है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जो तुम एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो तुम्हारी नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स तुम्हारी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, ठीक है। कहाँ से आएंगी, वो तुम ग्राफ में प्लॉट करके जो सॉल्यूशन निकालोगे एक्स और वाई, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, बोला है 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. अभी हम क्वेश्चन करके आए थे वो एप्पल और ग्रेप्स वाला, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर टाइप का है, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं इसको भी। बोल दिया कि भाई लेट 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 कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड पेन बी वाई, ठीक है। अब एक पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बोला, ठीक है, 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है, ओके। तो यार तुम्हारी एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक्स। तो यहाँ पे देखो 7 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर 50 रुपये तुम्हारे खर्चा करा रहे हैं, ठीक है। तुमने 5 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल कितने की है, एक्स रुपये की है, तो 5 पेंसिल कितनी होगी, 5x प्लस, ठीक है। 7 पेन तुमने खरीदे, एक पेन वाई का है, 7 पेन 7y का,
ठीक है, अब दोनों को जब खर्चा हमने मिलाया तो 50 रुपये दोनों की कीमत हो रही है, तो 50 रुपये ये। दूसरा क्या तुम्हारा 7 पेंसिल एंड 5 पेन, ये 46 रुपये खर्चा आ रहा है। तो 7 पेंसिल मतलब 7x हो जाएगा तुम्हारा, एक पेंसिल x की तो 7 पेंसिल 7x की। ऐसी एक पेन तुम्हारा y का, तो 5 पेन 5y के। टोटल खर्चा कितना हो गया 46। ये तुम्हारी होगी इक्वेशन। इनको करो सॉल्व, है ना, इनको करो सॉल्व। कैसे करोगे, ग्राफिकली करोगे। जो तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, वहाँ पे तुम्हारी x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो तुम्हारी x की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगी, जो तुम्हारी y की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे खत्म, प्यार से। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना यार। तुम बोलोगे यार हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करने के लिए, हर बार ग्राफ नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, आगे तुम पढ़ोगे मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पर तुम यार एक जो क्वेश्चन है ना आराम से कर लोगे बिना ग्राफ बनाए। ठीक है, अभी तो तुम्हें यार ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक कौन सा क्वेश्चन है हो गया 8वें क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम। फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, determine the value of k for which the given system of equation has a unique solution। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बोला क्या है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। k कहाँ पे है, k यहाँ पर है। देखो दूसरी क्वेश्चन में kx दे रखा है ना, यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्या दे रखी है कि भाई जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारी उसका है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जब एक ही सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। इंटरसेक्ट कब करती है, कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्ट तब करती है जब तुम्हारा a1/a2 है ना, फाइंड इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तब होता है जब तुम्हारी इंटरसेक्ट कर रही होती है या फिर यूनिक सॉल्यूशन होती है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कि बोला फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन ऑफ इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन। तो के की वैल्यू निकालनी है, के की ऐसी वैल्यू निकालनी है या वैल्यूज निकालनी है जो तुम्हारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो हमने a1/a2 किया, तो a1/a2 क्या हो गया 2/k, है ना, ये हो गया तुम्हारा a1, ये हो गया तुम्हारा a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, एक्चुअली b1/b2 मतलब -3/5। अब तुम यहाँ से k निकालोगे तो k कितना आएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम ऐसे, तो 3 -3k इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो k इज नॉट इक्वल टू ये, तो इसका मतलब क्या है यार, इज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है यहाँ पे, बोला है के इज नॉट इक्वल टू -10/3। इसका मतलब ये है कि के की हर वैल्यू ये ले लेगा, मतलब कोई भी वैल्यू तुम रखो, कोई भी अनडिसेंट वैल्यू कुछ भी रख दो, लेकिन -10/3 नहीं होनी चाहिए। -10/3 अगर हुई तो तुम्हारी जो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, उसका फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इस -10/3 के अलावा कोई भी वैल्यू रखो उसमें तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा के इज नॉट इक्वल टू 10/3 एनी अदर वैल्यू ऑफ के देन -10/3 इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलेगी ना, दौड़ेगी मतलब। ठीक है, -10/3 नहीं चलेगी, बाकी वैल्यूज दौड़ेंगी। इसका मतलब ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा यार, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आर गोना मूव फॉरवर्ड विद 9th क्वेश्चन। For the following system of equation determine the value of k for which the given system of equation has infinitely many solution। ठीक है, बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, बोला कि वही है कि k की वैल्यू निकालनी है, k की हमें वैल्यू निकालनी है, और साथ में क्या बोल रहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी जो है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है।
बढ़िया। जब इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसका मतलब ये होता है तुम्हारी लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर भैया एक लाइन जो है तुम्हारी कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड, तो कोइंसाइड करते हैं करती है जब लाइन, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे इसको लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे। अब ये k-3 है वो तुम्हारा c हो गया, तो k तुम्हारा एक कांस्टेंट है और -3, ठीक है। तो पर इक्वल के उस साइड है तो इक्वल के हम इस साइड लेके आएंगे। तो जब यहाँ पे देखो यहाँ प्लस का है k-3, तो उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -(k-3). इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? बढ़िया है। ऐसे ही यहाँ पे भी इस के को हम इस साइड लेके आएंगे तो -k हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारी ये हो गई सी होगी, ये तुम्हारी ये भी C2 हो गया, ठीक है। C1 और ये C2, ओके। तो a1/a2 करते हैं, वो कितना आएगा तुम्हारा k/12। b1/b2 करते हैं, वो तुम्हारा कितना आएगा 3/k। c1/c2 करते हैं, वो तुम्हारा कितना आएगा -k, ये अपॉन -k। समझ आया? मैंने माइनस लिया है। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ओरिजिनल जब तुम्हारी इक्वेशन होती है ऐसी वाली, ये चीज़ होती है b1 जो भी है, यहाँ पे सब चीज़ प्लस का होता है ना, हर साइन, है ना, तभी तो हम इसको c1 बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस का बोल दो, यहाँ पे ऐसे करके और अंदर माइनस लगा दो, ठीक है। तो -k ब्रैकेट k-3, माइनस अंदर ब्रैकेट में k-3, ओके। इसको काटते हैं, ये माइनस का है, चलिए। तो इसको हम करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आया हमारे पास k-3/k। अब हमारे पास कोइंसिडेंट जब लाइन करती हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा k/12 इज इक्वल्स टू 3/k इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब -k-3/k। इसको करेंगे सॉल्व, अरे कुछ जानी चाहिए, इसको करेंगे सॉल्व और फिर निकाल लेंगे हम k की वैल्यू। चलिए, तो यार इन दोनों में से पहले दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कोई भी दो इक्वेशन ले लो। पहले इन दोनों को ले लिया हमने, तो इन दोनों को लिया क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है ना, इसलिए। तो इन दोनों को जब हमने लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई k² इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू √36 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा +-6 आएगा, ठीक है। अच्छी बात है, k की वैल्यू आ रही है ये, ठीक है। चलो एक बार इन दोनों को भी सॉल्व करके देख लिया हमने, इन दोनों को भी सॉल्व करके देख लिया, है ना। क्या जा रहा है हमारा, देख लो भाई। जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे k-3/k, तो एक k से k कैंसिल हो जाएगा, या फिर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वही बात पड़ेगी। फिर तुम्हारा क्या आएगा 3 इज इक्वल टू k-3, तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 6, ठीक है। k इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। या फिर तुम देखो इन दोनों को भी सॉल्व करोगे ना तो भी तुम्हारा k इज इक्वल टू 6 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से देखो, ये यहाँ से क्या आ रहा है k इज इक्वल टू +6, और यहाँ से k इज इक्वल टू -6, यहाँ से, और यहाँ से क्या आ रहा है k इज इक्वल टू 6। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा k इज इक्वल टू 6 ही आएगा। नहीं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k/12 इज इक्वल टू k-3/k, ये यही इक्वेशन है, ठीक है। तो k² इज इक्वल टू 12k-36, ये आएगा। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होगी, तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, सॉल्व करो भाई, कितना आएगा k² माइनस, इसको हम क्या करेंगे 9 4 ज़ा नहीं, 12 3 ज़ा ना ना ना, फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, क्या कैसे करेंगे। 36 ऐसे लिखा हमने, फिर हमने इसको कैसे लिखा 3 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, बढ़िया। 3 4 3 0 6 2 12, नहीं चलेगा ये भी। तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 -2, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं आएगी एक्चुअली, तो यहाँ पे ऐसे करो तो यहाँ से तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ से तुम्हारी इरेशनल वैल्यूज आएंगी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। k की वैल्यू इरेशनल हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कैसे बताया कि इरेशनल वैल्यू आएगी, वो यार तुम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तुम समझ लो कि यार ये दोनों इक्वेशन मैंने सब सॉल्व की, देखो कलर चेंज करता हूँ, ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व की,
तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी 6i, और यहाँ से कितनी आई, यहाँ से तुम्हारी 6i और -6i। ठीक है, ओके, इज दिस इनफ फॉर यू? ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे के इज इक्वल टू -6 सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो के इज इक्वल टू 6 यहाँ से भी आ रही है, के इज इक्वल टू 6 यहाँ से भी आ रही है, तो ये तो के इज इक्वल टू 6 तो चलेगा ही चलेगा, बढ़िया बात है, चलेगा हमेशा ही। अब के इज इक्वल टू -6 के लिए क्या है कि उसके लिए हमने यार चेक कर लिया यहाँ पर के हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन, मतलब कोइंसाइड कर रही हूँ। और हमने कोइंसाइड कर रही होती हैं जब उसकी सिचुएशन क्या बताई थी कि पहली इक्वेशन कुछ भी हो, पहली इक्वेशन कुछ भी हो, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है तुम्हारी, उस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी फ्रैक्शन से या फिर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन आएगी, और फिर वो दोनों इक्वेशन जो तुम्हारी होंगी वो कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो ठीक है, तो के की वैल्यू तुम्हारी क्या थी -6, इसको हम सेटिस्फाई करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं -6 को कि है या नहीं है। ठीक है, तो के एक्स है तो -6x, ऐसे ही +3y इज इक्वल्स टू के -3 है तो -6 -3, और -6 -3 कितना होता है, वो होता है 9 तुम्हारा। अब 9 लिख दूँ मैं सीधे, 9, इसको ऐसे 9। ठीक है, ऐसी तुम्हारी दूसरी क्वेश्चन है 12x, ठीक है, +ky है, +ky मतलब के की वैल्यू हमारी -6 चेक कर रहे हैं ना, तो -6y इज इक्वल टू के मतलब -6। ठीक है, -6y, ओके। अब इसको करते हैं हम, देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को तुमने 6 से डिवाइड कर दिया, या फिर तुम ऐसे करो 6 कॉमन लो यहाँ से, तुम सब 6 इसको इक्वेशन से सब 6 कॉमन लेते हो तुम यहाँ से, तो अंदर क्या चाहिए 2x -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू -6। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x -1 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अरे अंदर y भी तो है, ये y हो जाएगा अंदर, 2x - y इज इक्वल्स टू -1, ये है तुम्हारी इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इस इक्वेशन तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन तुम 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 अंदर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा -3x प्लस 2 नहीं, थोड़ी 3 कॉमन ले लो, 3 गलती कर दी, 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या जाएगा -2x प्लस y है ना, इज इक्वल टू 9 है। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा क्या -2x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखो यार, हमें चाहिए क्या, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं या नहीं है? अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट नहीं है, मतलब इसके इनफाइनाइटली सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब -6 जो है वो हमारा वैलिड नहीं है, इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो असली जो तुम्हारा जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या करेगा, वो के की वैल्यू 6 तुम्हारी सेटिस्फाई करेगी, तो के की वैल्यू कितनी है हमारी 6 आई। ठीक है, हमने चेक करके ऐसे बोला, ओके, तो तुम्हें समझ आ गया होगा यार। ठीक है, इतना करने की वैसे जरूरत नहीं है, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी के की वैल्यू यहाँ से भी 6 आ रही है, क्या कर दिया, यहाँ से भी 6 आ रही है और यहाँ से भी 6 आ रही है। ठीक है, लेकिन -6 ना है, इस एक से ही आ रही है, -6 इसी इक्वेशन से आ रही है, बस इस इक्वेशन से -6 नहीं आ रही है के की वैल्यू, है ना, तो इसका मतलब के की वैल्यू -6 नहीं चलेगी। ठीक है, तो के की वैल्यू 6 ही चलेगी। ठीक है, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं हम। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम कौन से क्वेश्चन की तरफ, हमने कौन सा क्वेश्चन किया था अभी, क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेट्स चेंज द कलर एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, 10 है, 10। बोला क्या यार, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर द गिवन, यार वही वैल्यू ऑफ के लेनी है हमें। बोला कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ के निकालो जब इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, नो सॉल्यूशन मतलब जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल्स होती हैं, हमने क्या कहा था, इसको डायरेक्ट देख कर बता दोगे इसको तुम कैसे, हमने क्या कहा था, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब तुम्हारा क्या होता है,
तब तुम्हारा क्या होता है, एक्स और वाई वाला पार्ट सेम होता है विद कोफिशिएंट, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तुम्हारा, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट तुम्हारा सेम होंगे। और डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी देखो अब कैसे बताएंगे तुम्हें। पहले तो हम इसको प्रोसीजर से करते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है, जब लाइंस तुम्हारी पैरेलल होती हैं तो तुम्हारा a1/a2 इजिकल्स टू b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब हमें बस इन दोनों को ही इक्वेट करना है और फिर हमें वैल्यू निकालनी है के की। तो ठीक है, तो 3 बाय किया जाएगा, मतलब a1/a2, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ए ये तुम्हारा a1 हो गया, ये तुम्हारा हो गया a2। अब करेंगे 3/k इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, b1/b2 मतलब -4/3। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू -7/- आ जाएगा, इसी को जरूरत नहीं है वैसे, यहीं से हमें के वैल्यू निकल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k इजिकल्स टू 9 आ जाएगा, k इजिकल्स टू कितना आएगा, -9/4 आ जाएगा। ये आई तुम्हारी। ठीक है, बस यहाँ से तुम्हारा के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चेक करके दिखा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम चेक करके दिखा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए जो हमने कराया है वो बिल्कुल सही है। हमें पिछली वीडियो में हमने बताई थी, छोटा सा कंसेप्ट बताया था, या फिर ट्रिक बताई थी, जो भी ट्रिक बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल दो, कि पैरेलल लाइंस हम कैसे बता सकते हैं। बस देख के ही हम पैरेलल लाइंस बता देंगे, या फिर देख के ही हम को इंसिडेंट लाइन बता देंगे। ठीक है, अभी हमने शायद क्वेश्चन नंबर 3 में या 4 में हमने बताया था, वो जाके देखो उस वीडियो को, अगर तुमने नहीं देखी है तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको करते हैं फिर वेरीफाई। के इज टू -9/4 है ना, अब 3x -4y +7 इज इक्वल टू 0, बढ़िया है। दूसरी क्वेश्चन में क्या है, +kx, तो k की वैल्यू क्या है, -9/4, ये x +3y -5 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हल्का सा और सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो -9 +12y -20 अपॉन अपॉन कितना है तुम्हारा 4, ये एलसीएम लेके आ जाएगा। अब ये 4 आके उधर जाके 0 हो जाएगा, यही कर दूँ, ये 4 को जाके उधर जाके 0 हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास ये। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने -3 कॉमन लिया, तो -3 हमने जब कॉमन लिया तो कितना बचा अंदर, 3 -4y +20/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी -3 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आएगा, कुछ ये हो जाएगा हमारे पास 3x एक्चुअली। ठीक है, 3x 9x है ये, तो ये 3x अच्छे से लिखते हैं इसको, 3x, तो ये आया तो हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास देखो 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 ज़रा देख लो भाई, ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी 3x -4y +7, बढ़िया है। हमने क्या कहा था, जब तुम्हारी लाइंस पैरेलल होती हैं तब तुम्हारा ये x और y वाला पार्ट विद कोफिशिएंट वो चेंज नहीं होता, मतलब ये भी 3x है और ये 4y है, -4y है, तो ये दोनों तो यही रहने वाले हैं, लेकिन जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना वो चेंज होता है। अब देखो हमने अब के की वैल्यू रखी यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन में के की वैल्यू रखी कितनी, -9/4। ठीक है, तो हमारे पास फिर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन ही बची कुछ ये। इसमें देखो यार 3x, देखो यहाँ पे ये भी 3x, ये भी 3x, चेंज नहीं हुआ यार, ये भी -4y, ये भी -4, मतलब चेंज नहीं हुआ है, ये तो सेम रहा, ये वाला पार्ट तो सेम रहा, एक्स और वाई वाला पार्ट। चेंज कौन सा हुआ यार, चेंज हुआ ये कांस्टेंट पार्ट +7 और ये +20/3। बात समझ में आई यार, कितनी यार प्यारी बात कह दी हमने तो यहाँ पे यार। ठीक है, हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 में इसका कॉन्सेप्ट बताया था हमने, वो जाके चेक करो यार, क्वेश्चन नंबर 3 जाके करो, वो जाके करो यार। ठीक है, बड़ी प्यारी बात होगी यहाँ पे तो यार। चलिए फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, फिर आगे हमें ना इस क्वेश्चन के बाद आगे हम क्या करने वाले हैं, फिर आगे ना इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। 3 तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही हमें काम आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले काम नहीं आता यार, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यार, बहुत मतलब बेकार सा मेथड है। ठीक है, फिर भी हम सिखा देंगे एक बार उसको, पर अभी तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच
दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ए और बी की वैल्यू बतानी है और बोला क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, अब वही के वाली जैसा चीज़ है यार, के की वैल्यू निकालनी थी, वैसे यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो की वैल्यू निकालनी है इस बार। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए हमारा कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। बस इन तीनों को इक्वेट करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे a1 क्या आ जाएगा 2, a2 4। ठीक है, b1 क्या होगा तुम्हारा माइनस ऑफ a-4, b2 क्या होगा माइनस ऑफ a-1 इज इक्वल्स टू c क्या जाएगा यार, c तुम्हारा होगा या तो तुम इसको 2b+1 अपॉन 5b-1 माइनस और माइनस ऐसे लिख लो डायरेक्ट। ये समझ नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा करो, जब 2b+1 है इसको इस साइड ले जाएंगे, तो अभी क्या है, अभी प्लस 2b+1 है, तो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस ऑफ 2b+1। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, वो सी होता है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व, इक्वेट करते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। पहले हम करेंगे इन दोनों का इक्वेट, ठीक है, फिर हम करेंगे इन दोनों को इक्वेट, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो पहले 2/4 इज इक्वल्स टू a-4 अपॉन a-1। ये 2 से 4 कैंसिल तो बचेगा 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a-1 इज इक्वल्स टू 2a-8 ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 7। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सॉल्व कैसे किया यार तुम देख लेना अपने आप ही। अरे ऐसा किया यार भाई यार, हर चीज़ मेरे से करवाते हो। ये है, अब ये इधर जाएगा a, तो a ये हो जाएगा। अभी -8 है, -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो -1 + 8। ये 2a - a कितना होगा, a इजिकल्स टू -1 + 8 कितना होगा 7। यार क्या यार, तो बच्चों वाली चीज़ मेरे से करवाते हो। दूसरा देखो यार, इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों को 2/4 इजिकल्स टू कितना है 2b+1 ये है। फिर वही कैंसिल हो जाएगा 1/2, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे करता हूँ, ये आएगा इंटू 2b है साथ में। फिर इसको यहाँ से करेंगे 5b-1 इज इक्वल्स टू 4b+2। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी b की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू 3 आई, a की वैल्यू 7 आई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अभी तो हम इतना ही करने वाले हैं, फिर आगे हम करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने ग्राफिकली पढ़ा है, सिर्फ ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं यार, वो तो बहुत लंबा पड़ जाता है। फिर ग्राफ बनाओ, फिर देखो यार कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट लोकेट करो वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम सीधे डायरेक्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में।